हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के 6 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऊतक, टिश्यूज़। ठीक है, तो हमने इसके पहले 5th चैप्टर में जो बायो का चैप्टर था उसमें पढ़ा था सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल क्या होता है, उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं, वो किन से मिलकर बना होता है, उनके सभी पार्ट्स को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब हम उनके आगे देखेंगे कि अब वो सेल करते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर है ऊतक, यहाँ पे जो हमारा कोशिका है, ठीक है, हमने देखा था कोशिकीय जीव जैसे कि एक ही कोशिका के जो बने थे अमीबा। ठीक है, उनमें वही पूरी कोशिका उनकी गति के लिए, भोजन के लिए, श्वसन के लिए, सब के लिए वही उत्तरदायी होता है। वैसे ही बहुकोशिकीय जीवों में करीब लाखों कोशिकाएं होती हैं जो कि अलग अलग कार्यों के लिए बनी होती हैं। ठीक है, जैसे पेशी कोशिका का फैलना, सिकुड़ना, जिससे गति होती है। रक्त जो होते हैं क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो होती हैं कोशिकाएं और वो जो होती हैं यहाँ पे कार्य करती हैं। वैसे ही पौधों में जो होती है कुछ वाहक नलिकाएं होती हैं जो भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं इनका एक अपना एक विशिष्ट समूह होता है। ठीक है, एक ऐसा समूह जो कि एक ही तरह के कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। तो मतलब एक विशिष्ट समूह वाले जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो एक साथ होंगी, और यही जो कोशिकाओं का समूह होता है वो ऊतक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि है वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं और कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं, यानी उन्हें एक ऊतक कहा जाएगा। अब है क्या पौधे और जंतुओं में एक ही तरह के ऊतक होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हमें पता है कि पौधे स्थिर होते हैं और लेकिन जंतु गमन करते हैं। पौधे स्थिर होते हैं तो उनको खड़े रहने के लिए क्या होगा, सहारा चाहिए होगा। ठीक है, यानी उन्हें यांत्रिक सहायता चाहिए होगी। ठीक, और वो यांत्रिक सहायता देने वाले जो टिश्यू यानी ऊतक होते हैं वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। वहीं जंतु जो हैं वो अपनी जो भोजन, आश्रय, साथी के लिए बहुत इधर उधर मतलब विचरण करते हैं। तो वो पौधे की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग करते हैं। जंतु और पौधे जो होते हैं उनकी वृद्धि जो होती है में बहुत भिन्नता होती है। जैसे कि पौधे होते हैं ज़्यादातर निरंतर बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जंतुओं में क्या होता है कि वो एक निश्चित टाइम तक बढ़ते हैं, मतलब एक निश्चित एक सीमित समय तक के लिए उनमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे है कि ये जो ऊतक होते हैं इनमें, ठीक है, पौधों में वो कौन से होते हैं। तो वो है वृद्धि या विविजोतक या स्थायी ऊतक और स्थायी ऊतक। यानी कि एक हो गया मेरिस्मेटिक यानी विविजोतक ऊतक, एक हो गया परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। ठीक है, तो ये दोनों टिश्यू ही इनमें मेन होते हैं। जंतु कोशिकाओं में जो होती हैं ज़्यादातर वो विभाज्य और अविभाज्य, कई क्षेत्रों में उनकी निश्चित सीमा नहीं होती, कई क्षेत्रों में होती है। तो इसको भी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। जो जटिल होते हैं, मतलब जंतु जो होते हैं वो जटिल होते हैं, वो पौधे की अपेक्षा, यानी कि उनकी संरचना जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होती है। इनमें अलग अलग तरह की ऊतकों की संरचना होती है जिससे उनको की संरचना, गति, सब कुछ प्रदान होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पादप ऊतक, यानी कि यहाँ पे है प्लांट टिश्यू जिसमें सबसे पहला विविजोतक या फिर मेरिस्मेटिक। यहाँ पे 2 जाल लिया गया है, पानी से भरा हुआ, उसमें अनियन रख दिया गया। ठीक है, 2-3 दिन रख के देखा गया तो इसमें इसकी जो रूट थी वो बढ़ी, लेकिन एक का जो 2 वाला था इसके रूट को कट कर दिया गया और फिर 5 दिन तक रखा गया तो देखा गया कि इनकी जो रूट थी, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, तो जब पौधे वृद्धि कर रहे होते हैं तो उनके कुछ निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि हो रही होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये ऊतकों के विभाजन की वजह से होता है। तो जो ऊतक हमेशा विभाजित होते रहते हैं उनको कहा जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू या विविजोतक। ठीक है, विविजोतक जो होते हैं वो हमेशा शीर्षस्थ भाग में, पार्श्व यानी ये साइड पार्श्व में, और अंतर्विष्ट यानी नोड। ठीक है, इसको हम यहाँ स्ट्रक्चर से देखते हैं। शीर्षस्थ, ठीक है, अंतर्विष्ट आप नोड देख रहे हो, इसके बीच में लंबाई बढ़ाते और पार्श्व जो होते हैं उसकी मोटाई बढ़ाते। तो ये 3 तरह के विविजोतक होते हैं। तो जब विविजोतक विभाजन कर रहे होते हैं तो ये जो बढ़ने के बाद जब मैच्योर होते हैं तो ये जो होती है इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये ऊतक के दूसरे घटकों के रूप में
बदल जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर का शीर्ष वाला आपने देखा था वो उनकी लंबाई बढ़ा रहा है, तो हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन हम जब इसको कट कर देंगे तो ये लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तने की जो परिधि यानी मोटाई होती है मूल की, वो पार्श्व यानी कि लैटरल मेरिस्टेम करते हैं, और जो नोड्स के बीच में यानी कि अंतर्विष्ट विविजोतक वहाँ पे पाए जाते हैं। तो विविजोतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती और एक स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन इनके पास वैक्यूल्स नहीं होता है यानी रसधानी। अब हम देखते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। तो जो ये विविजोतक होते हैं यानी कि जो हमेशा विभाजन कर रहे हैं, एक टाइम आता है कि वो अपनी विभाजन की क्षमता खो देते हैं और वो स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। इनका जो रूप और आकार होता है एक विशिष्ट हो जाता है, जो कि विभेदीकरण होता है, यानी कि बिल्कुल इसको कोई ना भेद नहीं सकता, यानी कि इसके आर पार फिर कोई चीज़ें जा नहीं सकती, क्योंकि ये स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तने की संरचना देखते हैं, तने की काट को। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर जो होता है ट्राइकोम। ठीक है, इस तरह से ट्राइकोम आपको दिख रहा है। इसके नीचे सबसे पहली होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल की लेयर जो होती है बाहरी वातावरण से इनकी रक्षा करती है। उसके नीचे एपिडर्मिस। ठीक है, एपी यानी ऊपर होता है, तो सबसे पहली जो लेयर आती है सेल की वो होती है एपिडर्मिस। उसके जस्ट नीचे हाइपो मीन्स नीचे, तो ये हाइपोडर्मिस। और फिर कॉर्टेक्स की लेयर है, ये जो ग्रीन है, और उसके बाद जो ये डार्क ग्रीन है एंडोडर्मिस की लेयर। एंडोडर्मिस जहाँ शुरू हो जाते हैं वहाँ से वैस्कुलर बंडल स्टार्ट हो जाता है। ये है पेरिसाइकिल, इसके नीचे फ्लोएम और ये जाइलम, और इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो है कैम्बियम और ये है पित्त। फ्लोएम और जाइलम मिलके पूरे बनाते हैं आपके वैस्कुलर बंडल या फिर संवहन बंडल। ठीक है, इस जाइलम दो तरह के होते हैं, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। तने में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है, और अगर रूट की बात कर रहे होते तो रूट में जो आपका प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता। अब यहाँ पे हम स्थायी ऊतकों की बात करेंगे किस तरह के होते हैं। तो सरल, सबसे पहले जो स्थायी ऊतक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो एक ही तरह के ऊतक से एक ही तरह के जो सेल्स होती हैं, ऊतक होते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं। ठीक है, यानी एक ही तरह के सेल से बनी हुई जो ऊतक होती है वो होती है सरल स्थायी ऊतक, जिसमें सबसे पहला है पैरेन्काइमा, जो कि सबसे सरल स्थायी ऊतक होता है। ये जो है एक पतली कोशिका भित्ति का होता है। ठीक है, और इसके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में आप देखो अंतरकोशिकीय अवकाश यानी कि स्थान, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर भोजन के भंडारण में यूज़ होते हैं। ठीक है, और कभी कभी कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। ठीक है, और जो जलीय जीव होते हैं उनके पैरेन्काइमा में कैविटी होती है यानी गुहा होती है, इसलिए जो कि उनको तैरने में जल में मदद करती है, तो उसको एरेन्काइमा कहते हैं। पौधे में जो लचीनापन आता है वो इसी जो एक अस्थायी ऊतक होता है उसकी वजह से आता है, इसको कहते हैं कोलेनकाइमा। तो हमने पैरेन्काइमा में दो देखा, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। अब है कोलेनकाइमा जो कि लचीलापन देता है, जिससे कि पत्ती तना जल्दी टूटते नहीं है। ठीक है, ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये ऊतक जो होते हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं इनकी वो जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये है आपकी कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा आप देखो यहाँ पे कोनों पे ये अलग तरीके से मोटी होती हैं। ठीक, और इनमें वैक्यूल्स होती हैं, रसधानियाँ, तो ये पौधे को लचीलापन देती हैं। अब दूसरे ऊतक है स्क्लेरेन्काइमा। ये जो है ये पौधे को मजबूती देती है, जैसे कि आप नारियल का जो रेशेयुक्त छिलका छिलते हो वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, जो कि मृत कोशिकाएं होती हैं। ये लंबी और पतली होती है, जिसमें कि लिग्निन की एक मोटी परत होती है। ठीक है, और ये जो होती हैं आंतरिक स्थान इनमें नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर इसका। यहाँ देखिए एक सेल दूसरे सेल से बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। ठीक है, और ये पूरी तरह से लिग्निन से ढकी हुई हैं। तो इस तरह से हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन सेल देखे, तीन ऊतक देखे जो थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में दो था क्लोरेन। ठीक है, क्लोरेन यानी जिसमें क्लोरोफिल था, और यहाँ पे था आपका एरेन्काइमा।
और ये था कोलेनकाइमा जो कि आपके लचीलापन देता है। ठीक है, आगे है जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, वो तने में जो वैस्कुलर बंडल देखा हमने और पत्तियों के शिराओं, बीजों, इन सब में जो होता है कठोर छिलके जो वहाँ पे प्राप्त होते हैं हमें, वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा उनको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अब एक जो है एक पौधे का जो पत्ता लिया गया है उसको एक स्लाइड बनाई गई। ठीक है, आप इधर देखो, इसकी जो साइड होती है लेयर, इसमें कुछ दिख रहा है और यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे ये जो हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसी होती हैं जिसको कि स्टोमेटा कहते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया गैसों के लिए ये होती हैं इसकी रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल्स, ये जो है स्टोमेटा बनाती हैं। ठीक है, अंदर की वॉल इसकी थिक होती है, ठीक है, और ये बाहर की थिन होती है। ठीक है, ये होती है रक्षक कोशिकाएं। तो ये जो होती हैं एपिडर्मिस पे होती हैं, जो कि हमने सबसे पहले ऊपर की जो लेयर, कोशिकाओं की जो लेयर देखी थी। ठीक है, ये मोटी भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी किसी में जो एपिडर्मिस होगी वो मोटी हो, जैसे कि नागफनी, ये सब में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कम करना होता है क्योंकि उनको पानी कम मिलता है मरुस्थलीय जगहों पे, तो इनके ऊपर एक मोम जैसी एक परत बन जाती है, जिससे कि ये जल के लिए उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे कि जल का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कि जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी के जो जैसे फंगस होते हैं उनके प्रवेश के से पौधों की रक्षा करती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एपिडर्मल सबसे ऊपर पाई जाती है, तो वो हमारी रक्षा के लिए होती है, पौधों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है, और इसमें अंतरकोशिकीय स्थान भी होता है। तो इस तरह से ये एक तो आपकी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए होती हैं, दूसरी प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। इन्हीं एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होते हैं, जिसकी हमने बात की अभी, रंध्र। ठीक है, और इन पे जो ये गार्ड सेल्स थी, ये वृक्कों के आकार की होती हैं। ठीक है, और ये वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान को करती हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है वो पानी को सोखने का कार्य करती हैं। ठीक है, उनमें बाल प्रवर्त यानी कि रूट हेयर्स ऐसे जो होते हैं, अगर रूट है ये तो इसमें ऐसे ऐसे आप देखोगे रूट हेयर्स निकले रहते हैं, तो वो पानी को सोखने का यानी अवशोषक का काम करती हैं। मरुस्थलीय पौधों के जो बाहरी सतह की एपिडर्मिस होते हैं उस पर क्यूटीन होती है। ठीक है, क्यूटीन की लेप होती है। ठीक है, जिससे कि वो बाहरी जो वातावरण होते हैं, शुष्क वातावरण से उनको बचाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है तो उनकी जो बाहर की सुरक्षात्मक ऊतक होता है उनमें परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो वो जो होती हैं वो द्वितीयक विभाज्योतक यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम में बदलने लगती हैं। ठीक है, जो कि कॉर्क बनाती हैं, जो कि पेड़ों की छालें होती हैं। ठीक है, ये मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इनमें अंतःकोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है और ये पूरी तरह से सुबेरिन से ढक जाती हैं। इनकी जो वॉल होती है वो पूरी सुबेरिन से चारों तरफ से घिर जाती है हर एक कोशिका की, जिससे कि ये हवा और पानी के लिए अभेद्य हो जाते हैं। अब देखते हैं जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये ऐसे ऊतक होते हैं जो कि यहाँ पे अलग अलग ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये साधारण स्थायी ऊतक इनको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक तरह से स्थायी ऊतक में जो होते हैं वो जटिल ऊतक हो जाते हैं, कि मतलब यहाँ पे कई कोशिकाओं का समूह हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम मिलकर जटिल ऊतक बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं एक संवहन बंडल होते हैं यानी संवहन ऊतक होते हैं, जो वातावरण से पौधों को जल और भोजन प्रदान करते हैं। जाइलम में होता है जाइलम ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो नीचे। ठीक है, ये हैं ट्रैकिड्स, ये वाहिकाएं और ये जाइलम पैरेन्काइमा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो होते हैं जाइलम मिलकर इतनी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। जो ट्रैकिड और वाहिका है उनकी कोशिका भी इतनी मोटी है। ठीक है, और इनमें जो परिपक्व मैच्योर सेल्स होती हैं वो मृत होती हैं। ठीक है, और ये नलिकाकार है। ठीक है, ये जो होती हैं जाइलम जो होती है पानी और खनिज जबड़ को ऊर्ध्वाधर संवहन यानी कि ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ज़मीन से ऊपर की तरफ पानी को ले जाना। ठीक है, फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है। चालनी कोशिकाएं यानी सीव सेल्स। ठीक है, उसके बाद चालनी नलिका सीव ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो होती है नलिकाकार होती हैं। ठीक है,
और ये फ्लोएम जो होते हैं पत्तियों से भोजन को हर एक पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाते हैं, यानी ऊपर से नीचे का इनका कार्य होता है। पत्तियां हैं ऊपर, ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे का कार्य इनका होता है। यहाँ पे सेल्स दिखाए गए हैं। यहाँ है चालनी प्लेट यानी, ठीक है, सीव प्लेट, यहाँ चालनी नलिका, सीव ट्यूब्यूल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। आगे देखते हैं जंतु ऊतक, ठीक है। अब हमने पौधे के ऊतक देख लिए, अब जंतु ऊतक देखते हैं। तो जंतु ऊतक हमें पता है कि हम भी जो होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होते हैं अलग अलग ऊतकों से बने होते हैं, ठीक है, और वो अलग सेल से। होता क्या है, सबसे पहले होती है सेल। तो एक ही जैसे सेल मिलकर बनाती हैं टिश्यू, ठीक है। ये टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, अंग, जैसे कि लीवर हुआ, पैंक्रियाज हुआ, स्टमक हुआ। अब ये ढेर सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आप अगर पाचन तंत्र की बात करो, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो, तो उसमें माउथ टू एनस जितने भी ऑर्गन आते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। तो वो एक एक ऑर्गन मिलकर सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं पूरी बॉडी। तो इसी तरह हमारे में भी कुछ अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है जो ऊतक बनाते हैं। तो सबसे पहले जो विशेष कोशिकाएं हैं उन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, जो पेशी बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पे चिकनी पेशी बना, यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपके स्मूथ मसल्स फाइबर दिखाए गए हैं, ठीक। यहाँ पे जो हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो होते हैं गैसों को अवशोषित करती हैं, रक्त के साथ उनको जो होती है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमें इसी के सहारे ऊर्जा प्रदान करता है। रक्त जो होता है अपने साथ पदार्थों के जो विभिन्न तरह की चीज़ें होती हैं उनको शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे भोजन और ऑक्सीजन को। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको यकृत और वृक्क में जाके एकत्रित करके उनका प्यूरिफिकेशन कराता है, ठीक। तो जो रक्त है वो एक तरह का संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। ये जो होते हैं भी तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है। जो हमारे ऊतक हैं वो एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। हमें ये 4 ऊतक पढ़ने हैं। सबसे पहला एपिथेलियम, फिर संयोजी, फिर पेशी, फिर तंत्रिका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक में क्या होता है कि हमारी जो शरीर के बाहर सबसे ढकी हुई जो संरचना प्रदान करते हैं, जो रक्षा देते हैं, वो होती है हमारी एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। ये जो होती हैं अलग अलग प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करती हैं, ठीक है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कूपिका, इन सब ये जो होती है एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं हमेशा एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती है और ये एक परत का निर्माण करती है। जैसे आप देखो यहाँ शल की घनाकार एक एक परत यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये निर्माण करती है। तो देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो इन पदार्थों को आपस में चिपकाने वाले पदार्थ तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं वो शरीर के बीच पारगम्यता और बाहरी वातावरण के जो बीच जो एक जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उसको जो होते हैं वो आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो ज़्यादातर एपिथेलियम होते हैं वो रेशेदार आधार और झिल्ली से बने होते हैं। यहाँ पे अलग अलग संरचनाएं बताई गई, जैसे कि यहाँ पे कोशिकाओं में रक्त नलिका, ठीक है, स्तर या कूपिका, जहाँ की जो एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है जो भी संवहन, यानी कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा, वहाँ पे एक चपटी एपिथेलियम होती है जो कि शल की एपिथेलियम थी, ठीक है। आहार नली और मुंह के स्तर पे एक शल की एपिथेलियम ढकी होती है, ठीक है। यहाँ पे रक्षात्मक कवच या फिर त्वचा इन्हीं शल की एपिथेलियम से बनी होती है। आगे है जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे कि आंत की जो भीतरी स्तर होती है वहाँ एक लंबी एपिथेलियम की कोशिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक है। वहाँ पर ये जो होती हैं एक सहायता प्रदान करती हैं श्वास नली में और बहुत सारी जगहों पे ये जो होती हैं, जैसे कि एपिथेलियम क्या करती हैं कि ये पक्षाप गति कर सकते हैं, ठीक है। ये श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके ये पूरी तरह से वहाँ पे साफ़ करने में सहायता करते हैं।
तो इस प्रकार के जो एपिथेलियम होते हैं वो पक्षाभी स्तंभाकार एपिथेलियम होते हैं। नेक्स्ट है घनाकार एपिथेलियम, जो कि वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे है संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था। तो ये जो संयोजी ऊतक होते हैं, इनकी कोशिकाएं हमेशा आपस में कम जुड़ी होती हैं और ये अंतःकोश की आधात्री यानी मैट्रिक्स में धसे होते हैं। ठीक है, ये जेली की तरह तरल, सघन और जो होते हैं कठोर हो सकते हैं। रक्त जो होता है इसमें दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा, ठीक है, एक प्लाज्मा होती है और दूसरा सेल्स होती हैं इसमें। ठीक है, सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होगी। ठीक है, और प्लाज्मा में यहाँ पे प्रोटीन और जैसे हार्मोन्स, नमक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया है कुछ। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं 5 तरह की होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले ए ग्रैनुलोसाइट्स 2 तरह के होते हैं। ए ग्रैनुलो का मतलब होता है कि जिसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स ना हो, जो कि होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ग्रैनुलो जिनके कि साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हो, जो कि होते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और हमें पता है कि आरबीसी का आकार जो होता है वो द्विअवतलीय होता है, यानी बीच में वो धसा होता है। और यहाँ पे ये प्लेटलेट्स दिखाई गई हैं। ठीक, ये लाल रक्त कणिका, यहाँ पे सभी सेल्स दिखाए गए। और ये जो है वसी ऊतक के सेल्स हैं। और आगे है एरियोलर ऊतक। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। हमने रक्त देख लिया संयोजी ऊतक में। अब अस्थि, अस्थि भी एक तरह का संयोजी ऊतक है, जो कि हमारे पूरे जो है शरीर की संरचना का निर्माण करता है और हमारी मांसपेशियों को सहारा देता है और मजबूती प्रदान करता है। तो दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी तंतु ऊतक से जुड़ती हैं, जिसे स्नायु, अस्थि बंधन तंतु या फिर लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट जो होते हैं बोन टू बोन जोड़ते हैं, यानी B+B। ठीक है, ये जो होते हैं इनमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। ठीक है, एक दूसरा जो संयोजी ऊतक है जो कि बोन टू मसल, यानी बोन को, अस्थियों को मसल से जोड़ता है, उसको कहते हैं टेंडन। ठीक है, ये B+M। ठीक है, टेंडन। अगला संयोजी ऊतक है उपास्थि। तो हमने रक्त देखा, अस्थियां देखी, अब उपास्थि। ये जो होते हैं इनमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनकी जो ठोस मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन और शुगर की बनी होती है। ये जो होती हैं ये जोड़ों को चिकना बनाती हैं, यानी कि उपास्थि, जैसे आप नाक की ले लो, कान की, कंठ की, श्वास नली की। तो यहाँ जो अगर आप कान को मोड़ो तो आप मोड़ सकते हो, लेकिन आप हाथ को नहीं मोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत लचीली होती हैं। अगला संयोजी ऊतक है एरियोलर। एरियोलर जो है वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच होता है। ठीक है, स्किन और मसल्स के बीच। यहाँ पे ब्लड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इनके चारों ओर नसों में जो होती है अस्थि मज्जा जैसे जहाँ पाया जाता है, तो ये खाली जगह को भरते हैं और ऊतक की मरम्मत में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, यानी वसी ऊतक। इसमें जो होते हैं वो जो वसा होती है उनका यहाँ पे स्टोरेज होता है। ये जस्ट आपकी स्किन के जस्ट लेयर ऊपर के नीचे होती हैं, जो कि ऊष्मी कुचालक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। ये जो होती है मस्कुलर फाइबर्स से मिलकर बनी होती है। ये हमारी जो होती है बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ये एक तरह की प्रोटीन से मिलकर होती हैं, जिसे कि यहाँ पे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहा गया है, जो कि संकुचन और प्रसार के लिए गति देती है। नेक्स्ट है, इनमें जो होती है वॉलेंट्री एक्शन होता है, यानी कि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, तो इन्हें कहा जाता है वॉलेंट्री मसल, जो कि रेखित होती हैं, यानी हम इनको अपनी इच्छा के अनुसार रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कंकाल पेशी, स्केलेटन मसल, वॉलेंट्री मसल्स एंड स्ट्रेटेड मसल, ये तीनों नाम इसी के हैं। ठीक है, यानी कि कंकाल पेशी, ऐच्छिक पेशियाँ और रेखित पेशियाँ। नेक्स्ट है आहार नली में जो होती हैं वहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो हमारी जो होती है इच्छा के अनुसार नहीं होती, उनको कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके, इनवॉलेंट्री अनस्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि अरेखित होती हैं। और नेक्स्ट है हृदय की पेशियाँ। ठीक है, यानी कार्डियक मसल्स, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करती, यानी कि ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड होती है, रेखित पेशियाँ होती हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो है आपकी ऐच्छिक पेशियाँ, दूसरी अनैच्छिक और तीसरी आपकी हृदय की पेशियाँ। अब है तंत्रिका ऊतक।
ये तंत्रिका जो ऊतक होते हैं ये बहुत हमारे शरीर में उत्तेजना या फिर किसी चीज़ की प्रतिक्रिया के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, ये हमारे पूरे जैसे कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिका, ये सभी तंत्रिकाओं की बनी होती हैं। इनकी जो इकाई होती है उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, जिसमें कि होती है एक कोशिका और एक पीछे जो एक शाखा होती है जिसको कि कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, यहाँ पे लंबा और इसमें जो छोटे यहाँ पे ढेर सारी जो शाखाएँ निकली हुई हैं उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका करीब 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो तंत्रिका रेशे जो होते हैं संयोजी ऊतक एक साथ मिलकर बनाते हैं। ये संवेदनाओं का संवहन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, यानी कि तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। ये कार्यात्मक संयोजन हैं करते हैं जो कि तंत्रिका और पेशी ऊतकों का, और संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करते हैं। आज के मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अब ऊतक जो होते हैं कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनका संरचना और कार्य एक समान होता है। पौधों के ऊतक 2 तरह के हैं, विविजोतक, स्थायी यानी कि मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। विविजोतक जो हैं वो विभाजित होते रहते हैं, ये वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक विविजोतक से ही बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं, और ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स जटिल ऊतक में वर्गीकृत हैं। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल में यानी कि कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। एपिथेलियम पेशीय, संयोजी और तंत्रिका जंतु ऊतक कहलाते हैं, जो कि आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम जो होते हैं वो शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी और ग्रंथिल होते हैं। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक जो होते हैं अलग अलग तरीके के हैं, एरियोलर, एडिपोज, अस्थि, कंडरा को जो है टेंडन, लेगामेंट, कार्टिलेज, ब्लड, ये सब है। ठीक है, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेखित, अरेखित, कार्डियक। तंत्रिका ऊतक जो है वो न्यूरॉन का बना होता है जो कि संवेदना को प्राप्त कर संचालित करता है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।